अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी अनकम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज एक ऐसी वीडियो जो कि तकरीबन मेरी हर वीडियो के नीचे एक कमेंट ये होता है, सर काइंडली गाइड हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव एक्सप्रेशन, हाउ टू डू ग्रामर, हाउ टू बी प्रोफिशिएंट राइटर। ये तकरीबन हर वीडियो के नीचे कमेंट है और ये वीडियो बनाने के बाद वंस एंड फॉर ऑल मैं अपने पेज पे फ्रंट पे लगाऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना आप लोगों की बड़ा ही प्रैग्मेटिक वे में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे से देखनी है, शेयर करो जिसके साथ अगर आपको लगता है इस मेरे दोस्त को भी, एस्पिरेंट को भी पीयर की ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ये आप लोगों के लिए फुल एंड फाइनल वो कहता है ना लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश फॉर सिविल सर्विसेज, वो PMS हो, CSS हो, वन पेपर हो, एनीथिंग। ठीक है, और अब ये नहीं कमेंट करना आप लोग, एक तो कमेंट ऐसे करोगे, अब मैंने कहा ना सबके लिए, ये क्या लिखा है, प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजीज फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल, इसका मतलब सबके लिए है। ठीक है, अब आप कमेंट करोगे सर मैं 8th सेमेस्टर में मैं क्या करूं, और भैया आपने भी यही करना है। आप अगर 10 साल के बच्चे हो और आपको कहीं CSS अफसर दिख गया, आप कहते हो CSS ऑफिसर बनना है, तो आपने भी यही करना है। और अगर आप पैदा भी नहीं हुए और अगर आपकी मदर सुन रही हैं और आप पेट में मुझे सुन रहे हो, तो आपने भी मेरे भाई यही करना है। तो ये सबके लिए, कोई ऐसे नहीं होता बाइफरकेटेड गाइड है कि उस बंदे के लिए ऐसे, सब ने यही फॉलो करना है। मैंने भी यही किया, सब ने यही किया हुआ है इन ऑर्डर टू गेट फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एक्सपर्ट लेवल। तो काइंडली बड़े आपने, वही मैं कहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एक ही चीज़ समझाता हूँ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। ठीक है, मेरा और कोई दिन में काम नहीं होता अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, काउंसलिंग, मेंटोरिंग एस्पिरेंट्स टू अचीव देयर ड्रीम। ठीक है, मेरा और कोई काम नहीं है। लेकिन आप मेरे पास आना है प्रॉब्लम लेके। ठीक है, आप आओगे ना सर, जैसे हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई एम दिस, तो आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज। इट वॉज अ वेरी मतलब एक ऐसी अप्रोच थी जो मुझे अंडरस्टैंड आई। मैंने कहा हाँ मसला होता है, मुझे भी हुआ था, सबको होता है, तो लेट्स मेक समथिंग जो एक आप लोगों के लिए काम करे। अब अगर आप मेरे पास आए हो फीलिंग्स लेके, सर मैं लिखता हूँ, मुझे लिखने का दिल नहीं करता, आप मुझे बताओ मैं इसकी क्या सोल्यूशन दूँ। मैं कहूँ यार चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा ना शेर व शायरी करता हूँ, शायद लिखने का दिल कर जाए। तो ये ऐसे मेरे पास लेके आते हैं प्रॉब्लम्स जिनका मुझे भी नहीं पता होता क्या सोल्यूशन है। सर मैं कल याद किया था, आज मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या याद किया था, तो मैं क्या करूं। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये भाई दिमागी मसला है जो आपने खुद सॉल्व करना है। प्रॉब्लम होता है थोड़ा प्रैग्मेटिक सी चीज़ें जो बेसिकली मैं भी कोई काउंटर नैरेटिव बना के आपको बता सकूं ये करना है ये नहीं करना। तो फाइनली भाई आज वो क्लास होने लगी है जिनका मैं आप लोगों ने प्रोफेसी की थी 3000 साल पहले कि सर जैन हमें बेसिक से, ठीक है, बिगिनर जिसको ये नहीं पता कि A के बाद B आता है, ठीक है, Z नहीं आता, वो कहता है AZCD, ठीक है, इतने बिगिनर इंसान के लिए भी यही गाइड होगी CSS में इंग्लिश सीखने की। ठीक है, और एक्सपर्ट लेवल क्या है, वो बंदा जो अच्छे से क्राफ्ट कर सके अपने सेंटेंसेस। ठीक है, अब हमें ये क्यों ज़रूरी है, जब भी मैं कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूँ आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सिग्निफिकेंस और द इम्पैक्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक इशू। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाईजान आपकी ये दोनों एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश इज़ अ मीडियम दैट इज़ चूजन बाय नियरली आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है, कि आपने हमें पेपर कन्वे इसमें करने हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे एंड वी विल जज यू गाइस। वो फिर पाकिस्तान अफेयर्स जो इस्लामियत में चॉइस होती है, इंग्लिश ऐसे कॉम्पोजिशन वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स टू क्रैक इन CSS, वो भी इसमें ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अब इंग्लिश कौन सी चाहिए, इंग्लिश मुझे एलोक्वेंट स्पीकर नहीं चाहिए अभी। ठीक है, मुझे आप आके को परहैप्स आई एम द गाय दैट यू वर लुकिंग फॉर एंड आई कैन स्पीक, टॉक, वॉक एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। नहीं सर, यू कैन डू वट एवर यू वांट, नॉट CSS। एलोक्वेंस मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इफेक्टिव राइटिंग। ठीक है, इंग्लिश ज़ुबान के अंदर मुझे इफेक्टिव राइटिंग आप लोगों ने करके देनी है। ठीक है, आप लोग आओ और अपना लिखने वाला चेक करवाओ, मैं चेक करूं और मुझे पता चले कि यार इसने जो भी इसके थॉट में था, इकोनॉमी, जेंडर, डिप्लोमेसी, गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वट एवर इट इज़, इसने बहुत अच्छे से कन्वे किया और मुझे इस बंदे का आइडिया समझ आ गया। दैट इज़ वट वी वॉन्ट राइट नाउ। वो बाद की बात है। ठीक है, वो अभी नहीं जाना कि इंटरव्यू में सर पता नहीं हम ऐसे बोलेंगे तो वो ये ना समझे पेंडू है, ये है वो है।
वो यार बात की बात, पहले रिटन पास करो। रिटन इंटरव्यू में उसको पता होगा कि यार ये कोई बंदा मेरे सामने वो बैठा है जो क्रेडिबल है, जो ऑलरेडी कह लो पैशनेट है इस चीज़ के बारे में, वो फिर अलग जजमेंट होती है, वो छोड़ो अभी। तो मुझे इफ़ेक्टिव राइटिंग चाहिए आपकी, ठीक है। इफ़ेक्टिव राइटिंग को एरर फ्री राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कन्विक्शन के हर लैंग्वेज एक चीज़ के लिए यूज़ होती है, वो होती है आइडिया कन्वे करने के लिए, ठीक है। आइडिया से मुराद कोई भी चीज़, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, आइडिया वट एवर इट इज़, उसको कन्वे करने के लिए आप जुबान का यूज़ करते हो। अब मैं बाइलिंगुअल चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। समवेयर आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ माई वर्ड्स इन एन अदर मीडियम, वो भी कन्वे कर रहा हूँ ना मैं कुछ। फिर मैं उर्दू में आ जाता हूँ, ठीक है, उर्दू में आप लोगों को समझाता हूँ। अब ये क्या है, आपको मैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वैल्यू, कोई आइडिया डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग मुझे सुन रहे हो, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग। ये एक हमारा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप है। अब मसला ये होता है कि अब यहाँ से एक इफ़ेक्टिव राइटर कैसे बनना है, वो सारी बात है। एक्सपर्ट लेवल पे कैसे जाना है, जहाँ पर आप क्लियरली एरर फ्री वे में मुझे अपनी बात कन्वे कर दो, ठीक है। ये सारी आज की वीडियो है, तो वन बाय वन हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, और आप साथ साथ नोट्स बनाओ, इसको मार्क कर लो, ठीक है, कुछ भी करो। तो ये आपका वो है, इसमें स्ट्रैटेजी जैसे आप अपनाना चाहते हो, ठीक है। लेट्स गो एंड सी वट वी हैव इन स्टोर। देखो, द CSS इंग्लिश dilemma, आई कुड नॉट स्ट्रेस यू इनफ, और आई कीप सेइंग कि dilemma, why do over 90% aspirants fail English and press CE papers? It is really due to lack of ideas, but rather inability to articulate them in a clarity and structural way. Trust me, I have students and I have seen students जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, ठीक है। उनकी आप ज़ुबान सुनोगे, आप कहोगे यार, इफ़ आई वॉज नॉट सीइंग देम फेस टू फेस, और मुझे नहीं पता था कि दे वर एशियन, तो यू वुड एज्यूम दैट दे माइट बी ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, या फिर दे आर अमेरिकन्स। इतनी फ्लुएंट इंग्लिश है। मसला ये है, जब उनकी राइटिंग चेक करते हैं, ठीक है, बरक्स है, राइटिंग में उनको कन्वे नहीं हो रहा, आर्टिकुलेशन नहीं हो रही, सिली मिस्टेक्स हो रही है, पंचुएशन हो रही है, क्योंकि यूजुअली लिखा नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं 2 प्री रेक्विजिट आपके सामने रख रहा हूँ हर स्ट्रैटेजी के, जो भी बताने जा रहा हूँ मैंने। अब आप बिगिनर हो, अब बिगिनर के लिए भी यही प्री रेक्विजिट्स होते हैं, ठीक है। देखो, हर लैंग्वेज के अंदर ना उसकी सेंस डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रखे होते हैं, ठीक है। सेंस डेवलपमेंट के लिए कि ये जो बोल रहा है उसको मैं अंडरस्टैंड कर पाऊं, उसके लिए कुछ रूल्स रखे होते हैं, और उन रूल्स को यूजुअली हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर इज नथिंग मोर देन रूल्स। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे लोग देते हैं। अब एक असूल है कि पंचुएशंस होनी चाहिए सेंटेंसेस के अंदर, लिखते वक्त, बोलते वक्त। तो हम अपनी पंचुएशंस जो हैं वो अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी जो टोन ऑफ वॉइस है, केडेंस है, उससे बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ओ माय गॉड, आई गॉट इनटू एन एक्सीडेंट, ठीक है। ये क्या है, मैं हैरानगी और फियर उस तरह कर रहा हूं, आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल। अगर मैंने ये सेंटेंस लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, OMG आई गॉट into an accident। नहीं, ऐसे नहीं लिखूंगा, ये कोई कन्वे नहीं कर रहा कि मेरा फियर क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया। मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, OMG और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, आई गॉट इनटू एन एक्सीडेंट, ऐसे कुछ, फिर ये कन्वे करेगा मीनिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स ईट ग्रैंडमा। ये एग्जांपल, क्या इसका मीनिंग जा रहा है, क्या डिलीवर हो रहा है? राइटिंग, वैसे मैं बोलूं लेट्स ईट ग्रैंडमा, अभी ये क्या है, लेट्स ईट ग्रैंडमा, दादी को ही खा जाओ, ठीक है।
ये सारा ये लाइन तो यही है। मैं सबसे पहले ये पढ़ के सेंटेंस जो है मैं कॉल करूँगा पुलिस को, यार इसको खुदा के लिए देखो, अपनी दादी को ही बना के सालन उनका खा गया ये, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पर ये लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा। अब क्या हुआ है, लेट्स ईट ग्रैंडमा, चलो आओ खाना खाते हैं, ग्रैंडमा दादो आओ खाना खाते हैं। अब ये कन्वे कर रहा है, समझ आई। तो ये जो कन्वे करने का मतलब है कि इस चीज से ये होती है पंचुएशन, ये पंचुएशन है। अब ये क्या है, ये रूल्स हैं, ये ग्रामर का पार्ट बन जाती है, ठीक है। अब ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आगे अगर आप लोगों को ये थोड़ी सी हो ना कि प्रैक्टिकलिटी उसकी क्या है, तो अंडरस्टैंड किया करो किसी वजह से रूल्स बने हैं। ये नहीं है अभी स्ट्रैटेजी, ये तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने देनी थी। आगे आओ, फेज 1, ये भाई उनके लिए जो कहते हैं आई इज वीक, वेरी वीक इन इंग्लिश, नो हियरिंग, नो स्पीकिंग, नो लिसनिंग, गाइड मी माई सेल्फ एंड आई, ठीक है। ये वो वाले बच्चों के लिए, ठीक है। फेज 1 के अंदर जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल जो मैं था बाय द वे, ये मैं किसी को मजाक नहीं कर रहा, ये मैं ही हूँ, ठीक है। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे से बता पा रहा हूँ। अब देखो, ये जो बिगिनर्स होते हैं ना, ये इस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहां पर लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। मैं अपनी पिछली बात से थोड़ा इधर उधर भटक गया। प्री रेक्विजिट्स मैंने बताए थे, ये जितनी स्ट्रैटेजीज के हैं 2 हैं, लिख लो। पहला प्री रेक्विजिट ये है इस चीज का स्पेशली कि भाई यू नीड टू हैव अ मेंटोर। यू नीड अ मेंटोर। अब ये मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं फंक्शनल इंग्लिश नहीं पढ़ाता, मैं बेसिक इंग्लिश नहीं पढ़ाता। मेंटोर पता है किसके लिए चाहिए आपको, ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस के लिए चाहिए, ट्रायल एंड एरर। अब क्या मतलब है, देखो पहला प्री रिक्विजिट ये होता है किसी भी स्ट्रैटेजी में, वेदर यू आर अ बिगिनर, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो, ठीक है। मैं आज हूँ, मैं अगर आज सिविल सर्विसेज की अटेम्प्ट देता हूँ या दोबारा तैयारी करता हूँ, मैं भी किसी के पास जाऊँगा, ये याद रखना। उसमें क्या होता है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज एक प्री रिक्विजिट ये है, दूसरा प्री रिक्विजिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूँ बिगिनर्स के लिए। दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरा प्री रिक्विजिट है राइटिंग एंड प्रैक्टिस। मेरी तरफ से ना आप रैनन मार्टिन लो और उसको चार्ट लो, ठीक है। मेरी तरफ से वर्ल्ड टाइम्स की किताबें लो, इंग्लिश की चार्ट लो, ठीक है। हर दुनिया के सारे रूल्स पढ़ लो। जब तक आपने राइटिंग एंड प्रैक्टिस नहीं करनी ना, आपको नहीं आने, रूल्स हो, फंक्शंस हो, इंग्लिश कभी भी वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एग्रीमेंट, ये इंग्लिश इससे नहीं आती। इंग्लिश आती है इनको इम्प्लीमेंट करने से, लिखने से। अगर आज तक इंग्लिश अच्छी होनी होती ना टेंसेज ही पढ़ के खाली, ठीक है, तो जितने हमें टेंसेज 9th में 10th में बार बार 11th 12th पढ़ाए गए हैं आज तक, तो हमें फिंगर टिप्स पे होने थे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूं कि यार बताओ मुझे डबल इंटरोगेटिव जो है प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनेगा, आपको ये सर पता नहीं, ठीक है। तो हैव एज आएगा, डबल इंटरोगेटिव वाई इज शी यानी हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, WH फैमिली भी आएगी, ये खैर ये बात की बातें। तो ये 2 प्री रिक्विजिट होने चाहिए। अब ये कौन कौन होना चाहिए, ये मेंटोर जो है कौन, CSB ही रखोगे तब नहीं यार। देखो ये मेंटोर वो होना चाहिए जो आपसे अगले लेवल पे है इंग्लिश में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बिगिनर हो ना, ठीक है, आपसे कोई आपका ही दोस्त है, कोई एस्पिरेंट है, वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, यानी बीच वाले लेवल पे, जिसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश सही है, अभी भी वो लैंग्वेज पे वर्क कर रहा है, आप उससे चेक करवा सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट वो आपसे तो ऊपर है। इंटरमीडिएट वाले को चाहिए वो किसी एक्सपर्ट के पास है, ठीक है, और एक्सपर्ट को चाहिए कि वो किसी और एक्सपर्ट के पास जाए, मतलब अल्ट्रा एक्सपर्ट जो कहते हैं ना, जिनके मुंह से डॉन टपक रहा होता है, उनके पास जाए। अब ये लाइन है, ये लाइन फेज है। अब मेंटोर आपने ऐसे सिलेक्ट करना है अपना। राइटिंग एंड प्रैक्टिस का मतलब है लिखो चेक करवाओ, लिखो चेक करवाओ, लिखो चेक करवाओ। ये बिगिनर्स के लिए तो मैं कहता हूँ ये मस्ट है, ये रोजाना की एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी होनी चाहिए आप लोगों के लिए ये, ठीक है।
इवन मैं अपनी ऐसे क्लासेस में अभी तक डेली लिखवा रहा हूँ। देखो मुझमें एक्सपर्ट लोग भी बैठे हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इवन वुमेन, इवन LGBTQ+ जो भी हो, इट मेक्स यू परफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे। तो ये पहले 2 प्री रेक्विजिट लिख लेने आप लोगों ने। एक मेंटोर ढूंढो अपने से, बस इंग्लिश में थोड़ा अच्छा, और राइटिंग प्रैक्टिस ये ज़हन में रखना, लिखे बगैर नहीं चीज़ें होंगी सही। अब आ जाओ ये फेज़ पे। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो ना, और आप बिगिनर कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि कोई बंदा बिगिनर है? उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ठीक है, ठीक है, वही सही नहीं है। सही से मुराद वो सेंटेंस लिखता है आई गो टू स्कूल yesterday, ठीक है, आई गो टू स्कूल yesterday। अब देखो ये सेंटेंस एक बिगिनर ही लिख सकता है। क्यों भला? थोड़ा इंटरमीडिएट वाला भी बंदा होगा ना, वो कहेगा यार yesterday लगा है तो ये तो पास्ट का चीज़ है, और पास्ट के अंदर आप हमेशा सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। तो इसका मतलब है यहाँ गो नहीं होगा, यहाँ वेंट होगा। आई वेंट टू स्कूल yesterday, ठीक है। ये गलती, इसको कहते हैं टेंसेस की मिस्टेक है, सीधी सीधी पहली चीज़। तो आप बिगिनर हो। अगर आप आर्टिकल्स की मिस्टेक करते हो, आर्टिकल से मुराद है ए, एन, द। आर्टिकुलेशन की गलतियां मैं आज एक्सपर्ट्स में भी निकाल रहा होता हूं जब मैं चेक करता हूं चीज़ें। आर्टिकल्स का मतलब है आपने लिखा आई सॉ एलिफेंट, ये भी ऐसा सेंटेंस है जो बिगिनर ही क्राफ्ट करेगा। आई सॉ एलिफेंट, आई सॉ, भाई ये ई बचपन से पढ़ा हमने, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स होते हैं, और वॉवल्स के साथ हमेशा एन आता है। ये बेसिक वही वाली चीज़ जो रूल्स की मैं पिछली स्लाइड में बात कर रहा था। तो इसका सेंटेंस सही क्या होगा? आई सॉ एन एलिफेंट, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर चीज की बात करोगे ए आएगा, अगर कोई प्रॉपर नाउन बात करोगे दी दा जो भी कहना है ये आएगा। आर्टिकुलेशन की गलती ये है तो आप बिगिनर हो। कैपिटल वर्ड्स किसके आने हैं, ठीक है, पाकिस्तान का पी कैपिटल है, ये मतलब बिल्कुल सही। क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, कोमा कहाँ है, ये जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके ग्रामर रूल्स में गलती होगी। तो भाईजान पहले तो बिगिनर्स मस्ट रूथलेसली फिक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब पता क्या है? बॉयज गोइंग टू स्कूल, ये है। क्या आना चाहिए? गलत हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बकार, बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आर ING, ठीक है। A misplaced comma or incorrect tense can instantly detail your score, ठीक है। एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइसेस ये भी उसकी पार्ट है। कोर वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी मैं करवा रहा हूँ वो सीखो। तो सबसे पहले तो बिगिनर को चाहिए वो ये ग्रामर रूल्स अपने सही करे। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी क्या है बिगिनर की। ये तो हमने इशू डायग्नोस किया है, ठीक है, सिर्फ इशू डायग्नोस किया है। अब स्ट्रैटेजी पहले तो यहाँ जो लिखी है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं एक प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजी और बताता हूँ। एक्टिव रीडिंग एंड माइनिंग, ठीक है। एक्टिव रीडिंग से मुराद है कि देखो जो बच्चा अच्छा पढ़ता है वही अच्छा लिखता है। अगर आपसे ये रूल्स वगैरह याद नहीं ना होते, मैं आपको बड़ा ही आसान देने लगा हूँ। एक कह लो, एक मैं आपको वो क्या कहते हैं कि एक तावीज़ देने लगा हूँ मैं, ठीक है। अब वो तावीज़ देखो कैसे है। मुझे ना एक बंदा मिला, नाम नहीं लूँगा मैं, अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर है, सर्व कर रहा है। उसकी ना पहली अटैम्प्ट में तकरीबन 4 कंपल्सरीज फेल थे और 3 अदद ऑप्शनल फेल थे। ये उसका वो KP से था, ठीक है, दोस्त है मेरा, अच्छा KP से था, यानी 7 सब्जेक्ट फेल थे। अब ऐसा कोई बच्चा है ना, तो
यकीन मानो मेंटोर्स उसके वो जाता ना मेंटोर्स के पास, मेंटोर्स कहते थे बेटा CSS अपॉलॉजीज एवरीवन, वो कहते हैं CSS आपके लिए नहीं बना क्योंकि आपको इतने फेल हैं यार, चलो 1 2 3 हो समझ आती है, हम मदद भी करें, ये तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ी चीज़ें। अब ऐसे इंसान को जिसके साथ फेल होते हैं, वो बंदा नेक्स्ट ईयर आता है और उसकी KP से था तो सीट्स KP में होती है, उसकी ऑल ओवर पाकिस्तान 240th ऐसे 42nd 43rd एलोकेशन आती है और उसको पास अपॉलॉजीज अल्हम्दुलिल्लाह उसको पास भी मिल जाता है ग्रुप और वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है। ये मौजज़े से कम तो नहीं है। मैं उससे मिला, मैंने कहा भाईजान यहाँ पर तो आपकी इंग्लिश तो जेन्युइन 7 फेल वाली ही थी इंग्लिश, ठीक है, देयर वाज नो वे आप इतनी बुरी इंग्लिश के साथ फेल कर पाए। वो बिगिनर था जो इसकी मैंने अभी बात की, वो कहता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, और ऐसे ही था। मैंने कहा यार आपने क्या किया है, मतलब मैं तो हैरान हूँ। वो कहता है सर मैंने क्लासेस भी ली, फाउंडेशनल कोर्सेज भी लिए, मैंने जो है वो डायरीज भी पढ़ी, रैनन मार्टिन रट दी आगे से पीछे, मेरी इंग्लिश फिर भी वैसी इज़ एंड द वर वाज कुछ भी मेरा सही नहीं हो रहा। मैंने एक दिन ना एक एक्सरसाइज शुरू की, मैंने डॉन के एडिटोरियल्स पकड़े, ठीक है, एडिटोरियल्स पकड़े जो आते हैं आपके मेन पेज पे, रोज़ का मैंने एक एडिटोरियल 1 एडिटोरियल देख के लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, देख के, इसको कहेंगे हम सीइंग एंड राइटिंग। सिर्फ देख के, मतलब कुछ और नहीं किया, सिर्फ उसको देखा साथ साथ लिखते गए, लाइन बाय लाइन देख के लिखते गए। ये प्रैक्टिस मैंने 3 माह जारी रखी, 3 मंथ्स। कहता है सर उसके बाद क्योंकि मेरा सिलेबस, उसका सिलेबस भी कवर था, मैंने फिर जब लिखने की कोशिश की ना हर चीज़ पे खुद से, मेरा दिमाग वही सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, वही वोकैब, वही चीज़ें लेके आ रहा सबकॉन्शियसली, सिर्फ देख के लिखने से उसका ये था। और उसने जब लिखना शुरू किया उसकी हर चीज़ सही होगी और वो क्वालिफाई कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, लेकिन आप में से कोई भी, अगर मैं वो उसने भी मुझे ये कहा था, मैं अगर किसी को बता भी दूँ ना, मैं बताता नहीं, बता भी दूँ ये बंदा जो है मुझे आप 15 दिनों बाद ये गिव अप करता दिखेगा क्योंकि इसको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, 1 माह बाद गिव अप कर देगा रिजल्ट। 3 मंथ्स अगर आप बिगिनर हो, ये आपने करना, स्पेशली CSS लेवल के बिगिनर हो, आपने ये करना ही करना है। अब क्या डॉन एडिटोरियल ही सिर्फ लिख सकते हैं? नहीं, कोई भी बुक अगर आपको कोई थोड़ी आसान बुक लगती है, उससे एक कोशिश करो लिखने की, उसको मिमिक करो। जब मिमिक करोगे ना तो अल्टीमेटली वही कहते हैं ना, नकल भी करते करते इंसान सीख जाता है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने दूसरों के पेपर से अडॉप्ट की हैं। मैं अच्छा मॉक देखता था, मैं कहता था यार इस बंदे जैसी एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स होनी चाहिए इंसान की, इस बंदा जैसा कंक्लूजन होना चाहिए, मैं पिक कर लेता था, ये बुरी बात नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी है। पहली चीज़ तो बिगिनर उसने ये किया। अब वैसे अगर आपने देखना, रीड एलीट एडिटोरियल्स डॉन इकोनॉमिक, नॉट जस्ट फॉर जनरल फैक्ट्स बट टू एक्टिवली माइंड स्ट्रक्चरल टेक्निक्स, उनका स्ट्रक्चर कॉपी करने की कोशिश करो, उनकी तरह लिखा करो, उन्होंने जहाँ एन यूज़ किया है या दा यूज़ किया है वो करो, ठीक है। एनालाइज ट्रांजिशन हाइलाइट्स, अब वो कैसे एक से दूसरे आइडियाज़ में जा रहे हैं, फर्दर मोर देयर फॉर, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो सीमिंगली उनकी कोहेरेंस कैसे आ रही है। एक्सट्रैक्ट कलेक्शन, लर्न हाउ स्पेसिफिक वर्ड्स नेचुरली पेयर टुगेदर एंड नैरेटिव राइटर्स बनो। तो ये जो मैंने आपको, और दूसरी बात, अब दूसरी स्ट्रैटेजी भी बता देता हूँ। लेट्स से आपको नॉलेज ही नहीं है ग्रामर के रूल्स की, ठीक है, आप कहते हो सर मेरी ग्रामर ही वीकनेस है, मैंने डायग्नोस किया, सेल्फ एनालिटिकल हुआ हूँ तो मुझे पता चला ग्रामर ही मेरी नहीं है। आपने कोई फाउंडेशनल कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स, फाउंडेशनल कोर्स ज्वाइन करना है। फाउंडेशनल कोर्स कौन सा? इंग्लिश प्रेसी वाला नहीं, जिसके अंदर वो डायरेक्ट प्रेसी पढ़ाना शुरू कर दे, वो डायरेक्ट जो है आपको ऐसे के स्ट्रक्चर, मैं पढ़ाता नहीं अब इंग्लिश फाउंडेशनल कोर्स, लेकिन इंशाल्लाह आगे लॉन्च करूँगा मैं, तो पढ़ाएगा कोई और, मैं खुद नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं ज़्यादातर एक्सपर्ट लेवल एनालिसिस और उनको पढ़ाने में मसरूफ़ होता हूँ। अब फाउंडेशनल कोर्स के अंदर कोई भी फाउंडेशनल कोर्स, और बहुत सारे लोग करवा रहे हैं,
उसमें उसने आज से कहना, आपने कहना कोई प्रेस ही नहीं चाहिए मुझे, कोई ऐसे नहीं चाहिए, मैं बहुत ही बिगिनर हूँ, मुझे सिर्फ ये जो ग्रामर के रूल्स है ना ये एक्सरसाइज और राइटिंग वे के अंदर करवाओ, ठीक है। राइटिंग वही ट्रायल एंड एरर टेक्निक से मुझे करवाओ। ठीक है, आपने उससे सिंपल कहना है जो भी फाउंडेशनल कोर्स ज्वाइन करो उसमें ऑब्वियसली बात है टेक्निक्स जो हैं, जो ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं वो भी वही पढ़ाएगा, वो नई चीज़ थोड़ी पढ़ाएगा अपने पास से। फ़र्क ये है आपने कहना है कि जो भी पढ़ाओ हमारे से लिखवाओ और चेक करो, ठीक है। चेक करो लिखवाओ, चेक करो लिखवाओ, चेक करो लिखवाओ। एंड जब आपके पास बेसिक ग्रामर आ जाए, आपके पास बेसिक ग्रामर की नॉलेज आ गई, बेसिक ग्रामर की फाउंडेशन आ गई, फिर जो है ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे और कॉम्पोजिशन वाला ज्वाइन करो। अगर नहीं ज्वाइन करना तो खुद से लिखनी तब शुरू करो। डायरेक्टली हम अगर ऐसे कॉम्पोजिशन पे चले जाते हैं ना, फिर वो जो मेंटोर होता है, जैसे मैं हूँ, मैं भी वही गलतियाँ निकालूंगा। तो मेरा जो होना चाहिए ध्यान, मेरे जैसे मेंटोर का जब आप जो जाते हो ऐसे का स्ट्रक्चर, उसका ध्यान होना चाहिए कोहेरेंस, रेलेवेंस, स्ट्रक्चरिंग, आपकी मटेरियल क्या दिया है, एम्पिरिकल एविडेंसेस क्या दिए हैं, आपका जो बोलने का तरीका था जिसको हम वो कहते हैं आपका एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सप्रेशन कैसा है, मेरा फोकस इन पे होना चाहिए। मेरा फिर भी फोकस जब होता है ना ए एंड दा वगैरह, वही सारा सेशन उनको सही करते निकलता है, तो बाद में पता चलता है कि अभी तक तो इंटेलेक्चुअल आपकी जो है इंटेलेक्चुअल स्प्राउटिंग वो हुई नहीं, ठीक है। तो ये आपका काम, ये बिगिनर्स पे मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, इतना वैसे लगना नहीं चाहिए। हर टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, तो ट्रायल एंड एरर से जैसे जैसे आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी, ठीक है, उनको वन बाय वन रेक्टिफाई करते जाओ और आगे चलते जाओ, ठीक है। ये अब जो है मैं बिगिनर एंड करने लगा हूँ, ये बिगिनर बंदे के लिए 2 बड़ी टेक्निक्स मैंने बता दी हैं। अगर अब आपने पूछा ना सर इम्प्रूव कैसे करते हैं, और कैसे करते हैं, लिखते हैं भाई, सीखते हैं लिखते हैं, सीखते हैं लिखते हैं, गलतियां निकलवाते हैं, लाल करके लाते हैं कॉपी, दोबारा पेज पलटते हैं, दोबारा लिखते हैं, उन गलतियों को सही करके सीखते हैं, फिर जाते हैं, फिर लाल करवाते हैं, फिर सीखते हैं, ऐसे कॉन्टिन्यूसली कर करके ना फिर जाके इंसान कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचता है। तो पहले अब बिगिनर वाले तो ईजी हो जाए, उनको मैंने बता दिया। अब लेट्स से स्ट्रैटेजी 2 द पैराग्राफ फ्रेमवर्क, वही वाली चीज़ जो मैंने आपको पैराग्राफ द टील मेथड वाली बता दी है, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस और वो द एग्जामिनर्स मैट्रिक। ये याद रखना, अगर आपकी अभी राइटिंग, ठीक है, अभी राइटिंग सही नहीं है और आप 2027 का अटैम्प्ट देने जा रहे हो, तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा किसी को, मैं रियलिस्टिक हूँ, आप लोगों को रियलिस्टिक तस्वीर दिखाऊंगा। एग्जामिनर ना हर गलती पे थोड़ा बहुत मार करता है, वह ऐसी कोई ग्रामर की जो फजूल गलती होती है ना उसको वो बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी ग्रामर की गलती पे जीरो टॉलरेंस, ZTP है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है एग्जामिनर की, इज एंड दावर, क्योंकि वो कह रहा होता है, जैसे मैंने कहा मेरा काम नहीं है आपकी ग्रामर चेक करना, लैंग्वेज चेक करना, मेरा मेन काम है आपको उसकी तरह जज करना जो एग्जामिनर है। तो वो भी जब देखना ना, CSS एग्जामिनर डू नॉट पेनलाइज सिंप्लिसिटी, दे हैवीली पेनलाइज ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसी। A simple error-free essay will consistently outscore a complex jargon-heavy error-ridden one. Your primary goal is zero mechanical deductions. ठीक है, आपका पहला गोल होना चाहिए कि मेरी ग्रामेटिकल एरर न के, एक्सप्रेशन पे मैं इंप्रूव करता रहूँगा, ठीक है। तो ये आपको बताना था। अब इंटरमीडिएट वालों के पास आ जाओ, जो कहते हैं सर थोड़ी एक उधर थोड़ी बहुत निकल आती है मेरी, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है इंग्लिश का मेरा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सर अब एक्सप्रेशन इंप्रूव करूँ। एक तो पहले मेरी वो वीडियो देखो, हाउ टू इम्प्रूव एक्सप्रेशन फॉर CSS ऐसे, वो मैंने वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, तो वो आपने देखना है। उसके अलावा फेज़ 2 में स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। अब देखो, अब आपकी ग्रामेटिकल एरर्स निकल गई हैं, अब आपने अपने ऐसे को थोड़ा स्मूथ बनाना है, थोड़ा मतलब एक्सप्रेशन ओरिएंटेड करना है, थोड़ा आपको ना कोहेरेंस में काम करना है, रिडंडेंसी हटानी है, ये चीज़ें, ये जो है ना चीज़ें आपने फोकस करनी है। जैसे कि वेरी सेंटेंसेस लेंथ, स्ट्रेटेजिकली मिक्स सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दिस क्रिएट्स रिदम एंड प्रिवेंट्स मोनोटनी एंड
कीप्स द एग्जामिनर इंगेज। फिर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर आप करते हो ऑल्दो द concurrent structure of water crisis is not enough to solve Pakistan's problem which has been ailing for such and such era। फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो, फिर आप थोड़ी एक्सप्रेशन ओरिएंटेड करते हो। मास्टर ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूजिंग वर्ड्स लाइक फर्दरमोर, नेवरदलेस, कॉन्सिक्वेंटली, ये आपके लिए ब्रिज बनते हैं। एलिमिनेट रिडंडेंसी, अब कुछ होते हैं कुछ पैराग्राफ्स में जैसे वेरी का यूज़ बहुत किया था, सो, लाइक, इनफॉर्मल फ्रेजेस यूज़ किए होते हैं। अब इनका ग्रामर से ताल्लुक नहीं है, अब इनका ताल्लुक आपकी अपने ऐसे से है, ठीक है। थीसिस ड्रिवन राइटिंग, एवरी सिंगल पैराग्राफ मस्ट सर्व अ पर्पस, मतलब वही चीज़, रेलेवेंस होना चाहिए और ये वो। तो ये अब इंटरमीडिएट लेवल वालों को इस पे काम करना है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। The amelioration of the aforementioned, ये नहीं, improving these pressing issues requires, ठीक है, standard expert। फिर syntax, 50 word convoluted run on sentences, मतलब खत्म ही नहीं, फुल स्टॉप ही नहीं लग रहा उधर, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो सिंपल आपको इंग्लिश कहते हैं ना, सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश का मतलब होता है कि भाईजान आपने ये 50 वर्ड्स वाले जो है इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने। यूजुअली जब जिनको लिखना आता है थोड़ा बहुत, वो कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल ही वो एक एक पैराग्राफ वाले सेंटेंसेस जो गलत होते हैं, क्रिस्प इम्पैक्टफुल 15 से 20 वर्ड्स दे दो। आर्ग्यूमेंटेशन, इमोशनल रैंट्स एंड ब्रॉड जनरलाइजेशंस नहीं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बैक्ड बाय एम्पिरिकल एविडेंसेस, ठीक है। फ्लो, जंपिंग अब्रप्टली बिटवीन डिस्कनेक्टेड आइडियाज, ऐसा नहीं करना। लॉजिकल स्टेपिंग स्टोन्स, वही ब्रिजिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, ये है जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे अचीव करने की कोशिश करते हो। फाइनली अब अगर आपने इस लेवल से भी, ये भी बाय द वे इसमें भी वही 2 प्री रिक्विजिट्स हैं, याद रखो, वही जो मैंने पहले वाले में बताए हैं। पहली चीज क्या है? मेंटोर प्लस ट्रायल एंड एरर। उसको पता चल जाएगा भाई कि ये बच्चा, इसका जो है ना वो सिस्टम नहीं है कि जैसे बाकियों का सिस्टम होता है ना कि वो बिगिनर है, वो आपकी जब इस द एंड ये गलतियां नहीं निकली, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट नहीं निकल रहा, पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स नहीं दिख रही, तो उसको पता है अब इम्प्रूव तो फिर भी करना है, तो फिर वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा। और दूसरी वही वाली चीज़, राइटिंग, अभी भी राइटिंग छोड़नी नहीं, राइटिंग करोगे तो आपकी गलतियाँ निकलेंगी, नहीं करोगे तो आपकी गलतियाँ नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो ये और चीज़ होगी है। स्ट्रैटेजी 5, द आर्ट ऑफ प्रेसाइज, ये तो वर्ड्स हैं, प्रेसी वाला इसको छोड़ दो। एक्सपर्ट पॉलिश, अब आ गया लास्ट, ठीक है। इसके अंदर ना फिर आप अपनी राइटिंग के साथ इनोवेशन इंट्रोड्यूस करवाते हो। इनोवेशन से मुराद है कि आप जो है काउंटर आर्ग्यूमेंटेशंस, अपनी लैंग्वेज को इन्हांस करना, ठीक है, लेक्सिकॉनल बिल्डअप करना, ठीक है, आप एग्जामिनर को इमोशन इंड्यूस करना, किसी में परसुएड करना, ये यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल डिफरेंट है, ये जोन ही डिफरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें सबसे पहले तो सिंथेसिस, connecting multiple disciplines seamlessly. An expert can link policy, economic policy with social impact effortlessly in one breath. Seamless flow. इसमें भाई एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ना शुरू करेगा, उसका दिल ही नहीं करेगा रुकने को। Let me just drink water. मैं बेसिकली ये शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी अभी क्लासेस थी सुबह, तो इसलिए माई थ्रॉट इज़ अ बिट एग्जॉस्टेड। सीमलेसली फ्लो, guiding the examiner through complex arguments without friction. The essay reads like a single unbreakable chain of logic. मतलब वो खुद नहीं रुकना चाहता, आपने रीडर को इतना इंटाइस किया। देखो जब कोई बुक्स लिखी जाती है ना, सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर आपके नॉवेल्स लिखे जाते हैं, तो वो ना जब पब्लिशिंग हाउस आप लोग भेजते हो, तो पब्लिशिंग हाउस के अंदर एक बंदा होता है, गेट कीपर होता है आपकी नॉवल पब्लिश होने से पहले, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट रीडर कहते हैं। ये पब्लिशर्स ने पता है क्यों रखा होता है? इसका काम होता है कि आपके एसे के अंदर
एक्सपर्ट लेवल नॉवल के अंदर चेक करें। मैन्यूस्क्रिप्ट राइटर फिर एडिट करता है आपकी नॉवल को, जहाँ पर उसको लगता है यार ये सीमलेस नहीं है, इधर ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो उसका वो काम है। तो समझो यहाँ पर जो आपको मेंटोर गाइड करने के लिए चाहिए वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट रीडर की तरह चाहिए। आपको लगता है सारा आप ना इंटरमीडिएट वाला भी काम कर गए हो, अब वो एक्सपर्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि इंप्रूवमेंट कभी स्टॉप नहीं करती। एक जगह जाके ये नहीं हाँ आप 40 आ जाएंगे मेरे, 40 वाला प्लान कभी नहीं करना, 50+ करो, 60+ करो। रिग्रेस प्रूफ रीडिंग, लीविंग जीरो रूम फॉर टेक्निकल डिडक्शंस, और ये वो अब आप लॉजिक, आर्ग्यूमेंटेशनल डेप्थ, इन चीज़ों की बातें करते हो और ये किसी एक्सपर्ट से ही आपने करवानी है। द फीडबैक लूप, यू कैनॉट एडिट ब्लैंक पेज एंड यू कैनॉट फिक्स योर ओन ब्लाइंड स्पॉट्स विदाउट अ मेंटोर। ये तो गोल्डन, मैं कहता हूँ इसका आप कहीं ना लेके रख लो, ठीक है, ये फीडबैक का। यू कैनॉट एडिट a blank page and you cannot fix your own blind spots without a mentor। ये गोल्डन रूल है CSS प्रिपरेशन का। मैं कहता हूँ आप कंपल्सरीज खुद कर सकते हो, कर लो, ऑप्शनल्स कर सकते हो। इंग्लिश एसे एंड प्रेस इज अ सब्जेक्ट दैट यू नीड टू हैव अ मेंटोर फॉर। वो आपका कोई प्रोफेसर हो सकता है जिससे आपने इंग्लिश पढ़ी हो यूनिवर्सिटी में, वो आपका कोई कुलीग हो सकता है जो आपसे बहुत ज़्यादा आगे है इंग्लिश राइटिंग में, ठीक है, वो कोई मेंटोर हो सकता है। वो बस उसके पास स्किल होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको वो जिस भी लेवल पे हो, बिगिनर पे हो, इंटरमीडिएट पे हो, एक्सपर्ट लेवल पे हो, वो आपको पॉलिश करता रहे एंड ही कीप्स पुशिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। इंप्रूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होती। 40+ लाना CSS में ऐसे के अंदर लाजमी लाया जा सकता है। 40 कोई कहे 40 लाना है आपने ऐसे में, भाई वो उसके खुद 40 हैं, वो इसलिए आपको कह रहा है राना 45+ जाना, 50+ जाना। लोग जाते हैं, मेरे आए हैं, मेरे स्टूडेंट्स के आते हैं, तो मैं तो इसको मिथ मानता हूँ। बस वो फ़र्क इतना है, वो जब 40 वाली राइटिंग होगी, इंटरमीडिएट आ गया, वो इधर रुक जाते हैं और हम रुकते नहीं, ठीक है। वी कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड दैट इज़ अ गोल्डन रूल ऑफ CSS जो हम सबको अबाइड करना पड़ता है। मैंने किया था अपने दौर में, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। हाँ, शाज़ो नाजल आउट ऑफ ब्लू मून एक केसेस आते हैं जिसके अंदर आपको वो आके कहेगा मैंने पहला ऐसे तो पेपर में लिखा था, पास हो गया, ठीक है, होते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन वो जो होते भी हैं वो फिर वही वाली बात है, अगर इतने रिस्क फैक्टर में रहना है एंड यू आर गोइंग इनटू द पेपर इल प्रिपेयर्ड, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए एक CSS गाइड फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा, कुछ स्ट्रैटेजीज मिली होंगी आप लोगों को, और इसके अंदर कोई आप क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टिकिंग टिल द एंड। आप लोग सारी अच्छी चीज़ें करो जो आप करते हो, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद अदर पीपल, दैट मेक्स मी मोटिवेटेड टू मेक मोर कंटेंट फॉर यू गाइज। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो इन अ नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।